अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम एक इक्वेशन सॉल्व करेंगे और वो इक्वेशन ये है 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 इक्वल टू ज़ीरो। और हमें जो है यहाँ पर इक्वेशन सॉल्व करनी है, मतलब एक्स की वैल्यू एवेलुएट करनी है। और एक्स जो है वो उसकी रेंज जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाया करती है। 0 और 360 के दरमियान जो है वो एक्स लाया करता है, और 0 और 360 डिग्रीज़ के इक्वल भी हो सकता है। तो थोड़ी ये डिफरेंट इक्वेशन है, क्योंकि इसमें जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी इन्वॉल्व्ड हैं, और हमारे पास जो है वो उनके एक्सपोनेंट्स इन्वॉल्व्ड हैं। ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, और हम देख सकते हैं कि हाईएस्ट पावर हमें 3 नज़र आ रही है, जो कि कॉज एक्स की है। तो हम नॉर्मली जो है जिन इक्वेशन से डील करते हैं वो हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशंस होती हैं, और उनमें वेरिएबल जो होता है वो सेम होता है। मतलब या तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डील करते हैं, जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, और जो है, या फिर हम क्यूबिक इक्वेशन से डील करते हैं जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 3 होती है। लेकिन हमें थ्रू आउट जो है इक्वेशन के वो अगर वो इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स है तो एक्स ही नज़र आता है, एंड सो ऑन। वेरिएबल कोई भी हो सकता है, लेकिन हमें सेम वेरिएबल थ्रू आउट द इक्वेशन नज़र आता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्यूब और स्क्वायर तो नज़र आ रहा है, लेकिन जो है क्या कहते हैं कि हमारे पास जो है वो वेरिएबल के तौर पे हमें जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नज़र आ रहे हैं। और वो दोनों डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, कॉज एक्स है और साइन एक्स है। तो पहले तो हमें इस इक्वेशन को जो है इसका वेरिएबल एक करना पड़ेगा, यानी या कॉज एक्स को करना पड़ेगा या फिर साइन एक्स को करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो हमारे पास आसानी होगी अगर हम साइन स्क्वायर एक्स को इन टर्म्स ऑफ कॉज लिख दें, क्योंकि हमारे पास दूसरा जो हमारे पास दूसरी जो टर्म है वो इन टर्म्स ऑफ कॉज ही है। तो हम जो है वो साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और जो है क्या कहते हैं, फर्दर हम फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 इक्वल टू ज़ीरो। और जो है -1 और +3 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 कॉस क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन है, ये इन टर्म्स ऑफ कॉस एक्स है। और हम जो है वो इसको सॉल्व करना चाहते हैं फॉर एक्स। तो कॉस एक्स थोड़ा जो है वो यहाँ पर अजीब लग रहा है, तो हम जो है वो इसको अपनी आसानी के लिए जो है वो y से रिप्लेस कर देते हैं। सो लेट y इज़ इक्वल टू कॉस एक्स, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 4y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास एक क्यूबिक आ गई है, क्यूबिक इक्वेशन, और इन टर्म्स ऑफ y है, और हमें जो है वो यहाँ से जो है वैल्यूज़ चाहिए। y की वैल्यूज़ हम निकालेंगे ताकि हम उसको इक्वल टू कॉस एक्स पुट कर सकें, तो फिर जो है वो हम वहाँ से x की वैल्यू एवेलुएट कर सकते हैं। तो ये क्योंकि एक क्यूबिक इक्वेशन है तो हमारे पास जो है वो तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, और क्यूबिक इक्वेशन जो है उसके हमारे पास जो है वो 2 टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। और ये जो है हम जनरल एक हमारे पास चीज़ एग्जिस्ट करती है कि जितनी भी डिग्री होती है किसी पॉलिनॉमियल की, उससे एक कम जो है वो उसके टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। मतलब अगर आपके पास क्वाड्रेटिक होगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, तो उसका ग्राफ जो है वो एक पैराबोला आएगा, और पैराबोला जो है उसका एक टर्निंग पॉइंट होता है। इसी तरह क्यूबिक है तो उसकी डिग्री क्योंकि 3 होती है तो उसके 2 टर्निंग पॉइंट्स होंगे। अ,
यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है कि क्वाड्रेटिक जो है उसकी डिग्री 2 होती है और उसका टर्निंग पॉइंट 1 होता है। मतलब ये आपके पास जो है वो मैंने ऐसे रफली जो है वो 2 पैराबोलास जो है वो ड्रॉ किए हैं। तो हम देख सकते हैं कि पहला लेफ़्ट पे जो पैराबोला है वो जो है हमारे पास डिक्रीज़ कर रहा है शुरू में, और टर्निंग पॉइंट जो मैंने जो है वो सर्कल से या जो है वो डॉट से ज़ाहिर किया है। तो उस पॉइंट को गुज़रने के बाद जो है पैराबोला जो है वो फिर इंक्रीज़ करता है। तो टर्निंग पॉइंट हम बेसिकली कहते ही ऐसे पॉइंट को हैं कि जिससे गुज़रने के बाद फ़ंक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाए। यानी अगर फ़ंक्शन पहले डिक्रीज़िंग फ़ंक्शन था तो बाद में वो इंक्रीज़िंग हो जाए। इसी तरह अगर वो पहले इंक्रीज़िंग था तो बाद में डिक्रीज़िंग हो जाए। जैसे राइट साइड पे हम देखें तो जो पैराबोला है उसमें पहले जो है वो फ़ंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है और फिर एक टॉप पॉइंट रीच करके उसके बाद वो जो है टर्निंग पॉइंट को रीच करके फिर वो जो है फ़ंक्शन डिक्रीज़ करने लग जाता है। इसी तरह क्यूबिक्स जो हैं उनके ग्राफ्स जो हैं वो कुछ इस तरह होते हैं कि पहले जो है हमारे पास जैसे फ़ंक्शन जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है और एक पॉइंट पे आके जो है फिर फ़ंक्शन इंक्रीज़ करना शुरू कर देता है। तो ये टर्निंग पॉइंट है जिस पे फ़ंक्शन की डायरेक्शन चेंज हो रही है, पहले डिक्रीज़िंग और फिर इंक्रीज़िंग। इसी तरह ये दूसरा टर्निंग पॉइंट है जहाँ पे पहले फ़ंक्शन की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही थी और फिर डिक्रीज़ कर रही है। इसी तरह जो है वो इस तरह भी टर्निंग पॉइंट्स हो सकते हैं कि पहले इंक्रीज़िंग हमारे पास ट्रेंड हो और फिर डिक्रीज़िंग हो, और दूसरे टर्निंग पॉइंट के केस में पहले डिक्रीज़िंग हो और फिर इंक्रीज़िंग हो। तो जो है अ, यानी ये जो हमारी गिवन क्यूबिक इक्वेशन है या जो क्यूबिक इक्वेशन हमने जो है वो बनाई है, इसके भी 2 टर्निंग पॉइंट्स होंगे। और टर्निंग पॉइंट्स जो होते हैं वो बेसिकली ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे स्लोप जो है वो ज़ीरो होती है। मतलब वहाँ पर ना तो फ़ंक्शन की इंक्रीज़िंग नेचर होती है, ना ही डिक्रीज़िंग नेचर होती है। तो स्लोप जो है वो ज़ाहिरी बात है वो तो जो है वो हमारे पास हम राइज़ ओवर रन को कहते हैं। तो अगर फ़ंक्शन जो है वहाँ पे राइज़ भी नहीं कर रहा और रन भी नहीं कर रहा, तो बेसिकली वहाँ पर स्लोप जो है वो मतलब वहाँ पर हमारे पास जो है वो एक स्टेशनरी पॉइंट होता है, वो जो है वहाँ पर स्लोप हमारे पास जो है वो ज़ीरो होती है। तो अ अ, हम जो है वो, और वो बेसिकली अगर हम पैराबोला के केस में देखें तो वो जो पॉइंट होता है वो या तो पैराबोला का मिनिमम पॉइंट होता है या पैराबोला का मैक्सिमम पॉइंट होता है। तो अ, हम जो है वो जो हमारी क्यूबिक इक्वेशन है इस से एक इक्वेशन बना सकते हैं इसकी स्लोप फाइंड करके, और स्लोप जो है वो हम जो है वो अ, उसको इक्वल टू ज़ीरो करेंगे, और उसको इक्वल टू ज़ीरो करके वहाँ से एक इक्वेशन बनाएंगे और फर्दर सॉल्व करेंगे। और स्लोप जो है वो ज़ीरो हमारे पास जो है वो कहाँ पर होती है, वो हमारे पास टर्निंग पॉइंट पर होती है। और ये जो हमारी कोई क्यूबिक इक्वेशन है इसकी जो स्लोप है वो हम फाइंड करेंगे थ्रू डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास बेसिकली स्लोप फंक्शन होता है। जब हम किसी एक्सप्रेशन का जो है वो डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, इसका मतलब है हम उसका ग्रेडियंट फंक्शन फाइंड कर रहे हैं या स्लोप फंक्शन फाइंड कर रहे हैं। तो ये जो है सो एट टर्निंग पॉइंट स्लोप इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हम इस क्यूबिक की स्लोप फाइंड करते हैं, तो हमारे पास जो है क्यूबिक जो था वो था 4y³ प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2। तो 4y³ हम डेरिवेटिव लेते हैं इसका विद रिस्पेक्ट टू y, और विद रिस्पेक्ट टू y जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो 4y³ का डेरिवेटिव आता है 12y², और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2y। हम जो है वो एक्सपोनेंट लॉ जो है वो यूज़ करते हैं डेरिवेटिव का, कि पावर जो है वो हमारे पास शुरू में आ जाती है कोएफिशिएंट के तौर पे, और हमारे पास पावर में जो है वो एक डिग्रीज आ जाता है। सो 4y³ का डेरिवेटिव 12y², वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, और 2 का डेरिवेटिव 0। तो ये हमारे पास जो है वो स्लोप फंक्शन आ गया है 12y² प्लस 2y इक्वल टू 0।
तो यहाँ से हम जो 12y² + 2y में से जो है वो 2y कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2y कॉमन और 6y + 1 = 0। तो 2y = 0 होगा, या फिर 6y + 1 = 0 होगा एटलीस्ट, या दोनों भी ज़ीरो हो सकते हैं। तो 2y = 0 से हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, और हमारे पास 6y = -1 से y की जो वैल्यू आएगी वो -1/6 आएगी। तो ये जो हैं हमारे पास टर्निंग पॉइंट्स आ गए हैं इस क्यूबिक के, और क्यूबिक के जो टर्निंग पॉइंट्स हैं इनको हम यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्योंकि हमारे पास y को हमने जो cos x था उसको हमने रिप्लेस किया था y से, तो y = 0 आ गया तो cos x = 0 आ जाएगा, और y = -1/6 आ गया है तो cos x जो है वो -1/6 के इक्वल आ जाएगा। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x = cos इनवर्स ऑफ 0 हो जाएगा, और x = cos इनवर्स ऑफ -1/6 हो जाएगा। अच्छा, तो मैं जो हूँ वो थोड़ा-सा एक चीज़ को क्लैरिफ़ाई करना चाह रहा था इससे पहले कि हम जो है वो फाइंड करें x की वैल्यूज़। तो वो ये है कि स्लोप का जो मैंने बताया कि टर्निंग पॉइंट के ऊपर स्लोप 0 होती है, तो हम देख सकते हैं अपने ग्राफ के थ्रू भी। ये हमारे पास एक जो है वो क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक में हम देखते हैं कि पहले जो है वो स्लोप हमारे पास जो है वो डिक्रीज़ कर रही है। हम देख रहे हैं कि जो है जैसे-जैसे हम जो है वो टर्निंग पॉइंट के करीब आ रहे हैं, तो फंक्शन जो है वो हमारे पास जो है वो थोड़ा कर्व्ड हो रहा है। कर्व्ड होने का मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो राइज़ जो है वो अ, रन के मुकाबले में जो है वो क्या हो रहा है, हमारे पास कम हो रहा है। इसी वजह से हमारे पास जो है स्लोप जो है वो कम होती जा रही है, और आप जो है, क्योंकि जो वर्टिकल लाइन होती है उसकी स्लोप फाइनाइट होती है, तो ये जो हमारे पास ग्राफ का पोर्शन है ये हमारे पास वर्टिकल लाइन से ज़्यादा करीब है, इसलिए यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है। इसी तरह जब हम नीचे आते जाते हैं तो ये जो इसकी वर्टिकल लाइन है ये एक कर्व्ड सी हमारे पास शेप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, और ये वर्टिकल लाइन से रिजेम्बलेंस इसकी कम होती जाती है, इसलिए इसकी स्लोप भी कम होती जाती है, और इवेंचुअली हमारे पास जो है ये स्लोप टर्निंग पॉइंट पे 0 हो जाती है। इसी तरह दूसरी साइड पे टर्निंग पॉइंट के स्लोप आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो बढ़ती है, और ये जो इसका ग्राफ है कर्व का, ये हमारे पास वर्टिकल लाइन के करीब होता जाता है, रिजेंबल करता रह जाता है उससे उससे और स्लोप भी बढ़ती जाती है। तो हमने ये चीज़ देखी कि टर्निंग पॉइंट के ऊपर जो है वो स्लोप 0 होती है। तो ये हमने जो है वो x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, cos इनवर्स ऑफ 0 और cos इनवर्स ऑफ -1/6। तो पहले मैं जो है वो थोड़ा cos इनवर्स को जो है वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ, और उसके लिए जो है पहले हमें cos फंक्शन को देखना पड़ेगा। तो कॉज़ को अगर हम देखें तो कॉज़ का बेसिकली ग्राफ इस तरह होता है कि हमारे पास जो है वो कॉज़ की वैल्यू 0 पे जो है वो हमारे पास 1 होती है, कॉज़ की वैल्यू π/2 यानी 90 डिग्रीज़ पे हमारे पास वैल्यू जो है वो क्या होती है, 0 होती है, और कॉज़ की वैल्यू पाई पे जो है वो क्या होती है, -1 होती है। तो ये है कि हमें जो है वो कॉज़ जो है उसका ग्राफ हम जो है वो पूरा नहीं ले सकते, मतलब कॉज़ जो है वो तो चलता ही जाता है, कॉज़ हर एक्स की हर वैल्यू पे डिफाइंड है। तो ये जो वेव है ये हमारे पास ये आगे इसी तरह कंटिन्यूड रहती है। तो अब हम जो है वो जब हमें इन्वर्स लेना होता है तो इन्वर्स जो है उसके लिए हमें जो हमारा कॉज़ फंक्शन है उसकी डोमेन को लिमिट करना पड़ता है। अब उसकी रीज़न है, एक लिमिट हमें क्यों करना पड़ता है, हमें जो है वो 0 से लेकर हम जो है कॉज़ को 0 से लेकर पाई तक उसकी डोमेन को रखते हैं, एक्स की वैल्यू 0 से लेकर पाई तक रखते हैं, और उसकी वजह ये है कि जो इन्वर्स फंक्शंस हैं वो बेसिकली हमारे पास कैसे जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, ऐसे प्रोड्यूस होते हैं कि हम डोमेन और रेंज को जो है इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब एक्स और वाई जो है उसको हम इंटरचेंज कर देते हैं। तो अगर हम जो है वो अ, और फंक्शन होने के लिए ज़रूरी है कि
एक इनपुट के अगेंस्ट एक ही आउटपुट आए, एक इनपुट के अगेंस्ट दो आउटपुट्स ना आए। तो होता ये है कि अगर हम जो है वो कॉज़ जो है उसको ये अभी हमारे पास ये कॉज़ का फंक्शन है और इसको अगर हम जो है वो एक्स और वाई को इंटरचेंज करें, ठीक है? तो हमारे पास कुछ इस तरह की जो है वो चीज़ आती है कि यहाँ पर हमारे पास जो है एक्स और वाई को इंटरचेंज करने का मतलब ये है कि आप जो है वो इसका मतलब ये है कि हम जो है वो y इज़ इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ x जो है वो चाहते हैं और उसके लिए उसका मतलब ये है कि x जो है वो कॉज ऑफ y के इक्वल बन जाएगा। यानी कॉज इनवर्स ऑफ x का मतलब ये है कि आप x इज़ इक्वल टू कॉज y कर रहे हैं। तो ओरिजिनल फंक्शन हमारा y इज़ इक्वल टू कॉज x था और x इज़ इक्वल टू कॉज y हो गया, यानी y की जगह x आ गया है और x की जगह y आ गया। तो हम जो है इसका मतलब ये है कि इन्वर्स लेने से एक्स और वाई जो हैं वो उनका रोल जो है वो इंटरचेंज हो जाता है। मतलब जो ओरिजिनल फंक्शन था उसकी डोमेन जो होती है वो इन्वर्स फंक्शन की रेंज बन जाती है और जो ओरिजिनल फंक्शन की रेंज होती है वो इन्वर्स फंक्शन की डोमेन बन जाती है। इसीलिए जब हम इस फंक्शन को, जो कॉज़ हमारा फंक्शन है, इसको जब हम इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज से मुराद ये है अब ओरिजिनल फंक्शन जो था वो y इज़ इक्वल टू कॉज x था, अब x इज़ इक्वल टू कॉज y होगा। तो x इज़ इक्वल टू कॉज y का मतलब ये है कि अब आप जो है जो आपकी ओरिजिनल फंक्शन में y की वैल्यूज़ थी वो अब आपकी x की वैल्यूज़ होंगी। मतलब अब x जो है वो 1 और -1 होगा और y जो आपका ओरिजिनल फंक्शन में जो आपकी क्या कहते हैं x की वैल्यूज़ थी वो अब आपकी y की वैल्यूज़ होंगी, यानी π/2 और पाई आपको अब y एक्सिस पे नज़र आएगा और -π/2 और -पाई भी आपको जो है वो y नेगेटिव y एक्सिस पे नज़र आएगा। तो ग्राफ जो है वो बेसिकली इस तरह बनेगा और इस ग्राफ के साथ मसला ये है कि अगर हम इसके ऊपर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें यहाँ पर, तो ये जो है, या इवन यहाँ पर भी करें, तो ये जो है वो 2 पॉइंट्स पे कट कर जाता है। और इसका मतलब क्या है 2 पॉइंट्स पे कट करने का, कि x की किसी वैल्यू के अगेंस्ट जो है वो y की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ये चीज़ हमें बताती है कि ये जो है वो एक फ़ंक्शन नहीं है। जैसे अगर आप सर्कल जो है, सर्कल के ऊपर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें किसी भी जगह पर, तो वो 2 पॉइंट्स पे कट कर जाएगा सर्कल को। इसीलिए हमें जो है वो क्या कहते हैं इसकी जो ओरिजिनल हमारा कॉज़ का फंक्शन है उसको हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है 0 से लेकर पाई तक। तो 0 से लेकर अगर पाई तक हम इसको देखें तो ग्राफ जो है वो बस ये पोर्शन आता है और इस पोर्शन को अगर हम जो है वो ले भी लें, मतलब 0 से लेकर पाई तक लेने का मतलब है कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्राफ को ले रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ ये पोर्शन लें तो इस पे अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ भी करेंगे तो ये सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगी। तो हमारे पास डोमेन जो है वो हमारे पास आ रही है 0 से लेकर पाई तक। ये हमारे पास कॉज एक्स की डोमेन हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं 0 से लेकर पाई तक, यानी हम अपने कॉज जो फंक्शन है उसको 0 से लेकर पाई तक उसके ग्राफ को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और रेंज जो है वो -1 से लेकर 1 तक ही रहती है और कॉज इनवर्स जो है उसमें मैंने जैसे बताया कि उसमें जो है वो एक्स और वाई जो हैं वो उनकी प्लेस जो है वो इंटरचेंज हो जाती है, यानी अब जो है फंक्शन वो अब जो है वो बेसिकली एक्स इज इक्वल टू कॉज वाई हो जाता है। तो जो हमारे पास कॉज की डोमेन थी वो इसकी रेंज हो जाएगी इन्वर्स की, और जो कॉज की रेंज थी वो हमारे पास डोमेन हो जाएगी कॉज इन्वर्स की। और डोमेन और रेंज का मतलब क्या है कि कॉज इनवर्स जो है उसके आर्ग्यूमेंट में हम जो है वो इस रेंज में वैल्यू डाल सकते हैं और उसके जो आंसर्स हैं वो हमारे पास इस रेंज में आ सकते हैं। तो ये जो हमारा फंक्शन है कॉज एक्स जिसकी हमने डोमेन रिस्ट्रिक्ट की है फॉर इन ऑर्डर फॉर कॉज इनवर्स टू बी अ फंक्शन, ये अब जो है वो हमारे पास सिंपल कॉज एक्स या जो ओरिजिनल हमारे पास कॉज एक्स होता है वो नहीं रहा। इसको हम बेसिकली प्रिंसिपल कॉज फंक्शन कहते हैं जिसकी डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है। तो ये है अब हम कॉज इनवर्स ऑफ 0 और कॉज इनवर्स ऑफ -1/6 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी और वही हमारे पास हमारे इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा।
तो डोमेन जो है वो -1 से 1 है, तो हमने जस्ट मेक श्योर करना है कि जो हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं, यानी जो हम कॉज़ इनवर्स में वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं वो इसी रेंज में होनी चाहिए। और 0 जो है वो -1 और 1 के दरमियान लाई करता है। इसी तरह -1/6 जो है ये भी -0 पॉइंट समथिंग आता है, तो ये भी जो है वो -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो डोमेन के अंदर ही ये दोनों वैल्यूज़ लाई करती हैं। तो रेंज जो है वो मैंने बताया, आप थोड़ी देर पहले दिखाया कि वो 0 से लेकर पाई तक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री आ रही है, जो कि 0 और पाई के दरमियान है। पाई बेसिकली 180 डिग्री होता है। तो और इसी तरह जो -1/6 है उसकी वैल्यू -0.16666 आती है। तो यहाँ से x की वैल्यू 99.6 डिग्रीज़ आती है। और ये जो है ये भी हमारे पास कॉज़ इनवर्स की जो रेंज है 0 से लेकर 180 के दरमियान, ये भी उसी के अंदर लाया करती है। और ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास हमारा सॉल्यूशन है, बिकॉज़ ये जो ओरिजिनल हमारे इक्वेशन थी, जो कि जिसके सॉल्यूशन हमने फाइंड करने थे 0 और 360 डिग्रीज़ के दरमियान रह के, तो ये वैल्यूज़ भी दोनों उसी रेंज में आती हैं। तो ये हमारे पास 2 सॉल्यूशंस होंगे इस पर्टिकुलर इक्वेशन के।